रुक्मिणी की दो बेटियां थीं, पूनम और पूजा, और अब दोनों ही लड़कियां शादी की उम्र की हो चुकी थी। पूनम का रंग काला तो वहीं पूजा गोरे रंग की थी। जब भी कोई उन दोनों बहनों को देखता तो हर कोई पूनम की बुराई करने लगता, उसके रंग रूप को देखकर मुंह बनाने लगता। वहीं पूजा जब ये सब देखती तो वो मन ही मन बहुत खुश होती। भगवान का शुक्र है, मुझे भगवान ने सुंदर और गोरा बनाया है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह काली होती तो सोचती हूँ कि हे भगवान, कैसे जिंदगी होती मेरी। तुम किस तरह जिंदा रहती हो इतनी बातें सुनने के बाद। पूजा पूनम को सुना रही थी कि तभी रुक्मिणी गुस्से में पूजा से कहती है, पूजा, ये तुम क्या कह रही हो? सारी दुनिया तुम्हारी बहन को इतने बातें सुनाती है, तुम्हें इसका साथ देना चाहिए और तुम खुद ऐसी बातें कर रही हो। याद रखो, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। घमंड नहीं है मम्मी, मुझे गुस्सा भी आता है। कितने रिश्ते आ चुके हैं, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन इसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। मम्मी, मेरे किस्मत में शादी नहीं है। तुम इस बार जो भी कोई रिश्ता आए, पूजा को उनसे मिलवा देना। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अभी तक पूनम को देखने के लिए जितने भी रिश्ते आए, सब उसके काले रंग की वजह से ना हो पाए। जो भी पूजा को देखता सब पूजा का ही हाथ मांगते, और रुक्मिणी देवी हमेशा सबसे यही कहती कि उसे पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी है। पूजा और पूनम की बात सुनने के बाद रुक्मिणी को भी लगा कि पूजा की शादी कर देनी चाहिए। और एक दिन प्रकाश का रिश्ता आता है और पूजा चाय लेकर आती है। प्रकाश जैसे ही पूजा को देखता है वो उसे पसंद कर लेता है और पूजा भी उसे पसंद कर लेती है। बहन जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत अच्छी लगी। बस अब तो जल्द से जल्द मुहूर्त निकलवाइए और इन दोनों की शादी करवा देते हैं। रुक्मिणी हाँ कह देती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। क्या हुआ बहन जी, क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी एक और बेटी है, लेकिन वो जरा पक्के रंग की है, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही। जबकि वो पूजा से बड़ी है और छोटी बहन की शादी होगी तो सब लोग बातें तो बनाएंगे ना, बस इसी बात की चिंता हो रही है। क्या कहा? आपकी एक और बेटी है जो पूजा से बड़ी है? जरा हमें भी मिलवाइए। तभी रुक्मिणी पूनम को आवाज देती है। पूनम को देखकर वो तीनों चुप हो जाते हैं। पूजा से रिश्ता तय कर वो लोग चले जाते हैं। आज मैं कितनी खुश हूँ। प्रकाश जी कितने सुंदर है और मैं भी कितनी सुंदर हूँ ना, कि उन्होंने एक ही नजर में मुझे पसंद कर लिया। सचमुच आज तो मैं बहुत 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 खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो पूजा, अब तुम्हें मेरी काली शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। फिर कुछ दिन बाद धूमधाम से पूजा की शादी प्रकाश से हो जाती है। पूजा आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। रोज शादी के बाद घूमना फिरना, बाहर खाना, कभी प्रकाश के दोस्तों से मिलना तो कभी अपने दोस्तों को प्रकाश से मिलवाना, यही उसकी लाइफ बन चुकी थी, जिससे उसके सास ससुर परेशान रहने लगे थे। प्रकाश, पूजा बहू से कहो कि 2 मिनट के लिए अपने पैर इस घर में भी रोक कर रखे। जब देखो इधर उधर घूमती रहती है, घर की परवाह ही नहीं है और ना ही हमारी। इस उम्र में सारे काम करते हैं और अपने लिए खाना भी खुद ही बना रहे हैं। ठीक है माँ, मैं पूजा से बोल दूंगा। क्या बोलना चाहते हो मुझे? अभी तो हमारी शादी हुई है, शादी को कुछ महीने ही तो हुए हैं। अगर अब नहीं घूमेंगे फिरेंगे तो कब घूमेंगे? पूजा, नाराज मत हो, लेकिन मम्मी पापा का ख्याल भी तो हमें ही रखना होगा। ऐसा करते हैं, अब हम लोग वीकेंड पर घूमने जाया करेंगे और पूरा हफ्ता तुम घर का ध्यान रखना। ये सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। एक दिन घर में प्रकाश के जन्मदिन की पार्टी थी। पूजा के मायके से रुक्मिणी और पूनम भी वहां आए हुए थे। सभी लोग पूनम को देखकर बातें बना रहे थे और कुछ लोग हंस रहे थे। ये देखकर पूनम को बहुत बुरा लगता है और वो भागते हुए बिल्डिंग की छत पर चली जाती है। ये प्रकाश देख लेता है और वो भी पूनम के पीछे भागता हुआ जाता है और पूनम को ऊपर से छलांग लगाते हुए देखकर प्रकाश उसे भागकर पकड़ लेता है। प्रकाश जी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं मरना चाहती हूँ। मैं जिंदा रहकर क्या करूँ? सब लोग मेरे रंग रूप को देखकर इतनी बातें सुनाते हैं। थक गई हूँ मैं बातें सुनते सुनते। लेकिन ये गलत है। तुम अपने आप को कैसे खत्म कर सकती हो? नहीं पूनम, आत्महत्या किसी बात का हल नहीं है। देखना, कोई ना कोई अच्छा लड़का तुमसे शादी जरूर करेगा और तुम भी सुखी हो जाओगी।
नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आज तक 100 लड़के मुझे देखने के लिए आए और सब ने मना कर दिया। आप लोग भी तो घर आए थे। आप लोगों ने जब मुझे देखा तो आप कुछ नहीं बोले। सुनो पूनम, तुम मरने की मत सोचो, मैं करूंगा तुमसे शादी। ये सुनकर पूनम हैरान रह जाती है। प्रकाश पूनम का हाथ पकड़कर पास के मंदिर में जाता है और उससे शादी करके घर आ जाता है। सभी लोग केक काटने का इंतजार कर रहे थे कि तभी प्रकाश पूनम का हाथ पकड़कर वहां आता है। उन दोनों के गले में वरमाला देखकर, ये सब क्या है प्रकाश? मुझे माफ करना पूजा, लेकिन मैंने पूनम से शादी कर ली है। अगर मैं ये ना करता तो पूनम अपनी जान दे देती। रुक्मिणी देवी भी ये सब देखकर हैरान थी और प्रकाश के घर वाले भी। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। आखिर तूने अपनी काली परछाई मेरे जीवन पर डाल ही दी। पूजा, तुम जैसी अपनी जिंदगी जी रही हो वैसे जियो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बस मुझे इस घर में किसी कोने में पड़ी रहने दो। फिर रुक्मिणी अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है और प्रकाश पूजा को समझाने लगता है। अगले दिन सुबह घर में आरती की आवाज से सबकी आंखें खुल जाती है। सास ससुर ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि पूनम सुबह जल्दी उठती है और सारे घर का काम खत्म करके वो पूजा अर्चना करती है। जीती रहो बहू, जब से प्रकाश ने पूजा से शादी की थी हमारे घर में तो आरती की घंटी ही सुनाई देनी बंद हो गई थी। वो मुझे जल्दी उठने की आदत है, इसलिए मैं सारे काम सुबह ही खत्म कर लेती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। प्रकाश और पूजा भी नीचे आ जाते हैं और प्रकाश ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रहा है कि तभी पूनम टिफिन लेकर आती है। इसमें क्या है? इसमें आपके लिए लंच है। मैंने मम्मी जी से पूछकर आपकी पसंद का ही खाना बनाया है। टिफिन लेते ही पूजा की तरफ देखकर प्रकाश मन ही मन सोचता है कि शादी के इतने टाइम होने के बाद भी आज तक पूजा ने उसे कभी भी ना तो खाना बनाकर खिलाया और ना ही कभी लंच पैक कर दिया। फिर वो ऑफिस चला जाता है। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाकर मेरे लिए चाय लेकर आओ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम इस घर में नौकरानी बनकर ही रहोगी। ठीक है पूजा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बस मुझे यहीं किसी कोने में पड़ी रहने दो। पूनम सारे घर की साफ सफाई करती, तीनों टाइम का खाना बनाती और अपने सास ससुर की सेवा भी करती। धीरे धीरे प्रकाश के माता पिता को पूनम बहुत अच्छी लगने लगी। वहीं पूजा प्रकाश के घर आते ही कलेश करने लगी। ये क्या है प्रकाश? ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। मेरी तो जिंदगी पूरे दिन कमरे में बंद होकर कटने लगी है। मुझे ऐसी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कान खोलकर सुन लो, अभी तैयार हो, हम लोग बाहर क्लब जाएंगे। पूजा, समझने की कोशिश करो। आजकल ऑफिस में बहुत काम है, सब लोग तो ओवर टाइम भी कर रहे हैं। मैं तो फिर भी घर आ जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मुझे घूमने जाना है। मैं थक गई हूँ घर में पड़े पड़े। फिर प्रकाश मजबूरन पूजा को अपने साथ बाहर ले जाता है। वो क्लब जाते हैं और खाना भी बाहर ही खाते हैं। आते समय प्रकाश को झपकी आ जाती है और इतनी ही देर में उनकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा जाती है, जिसमें प्रकाश को काफी चोट आती है और पूजा मामूली घायल होती है। घर आने पर, हे भगवान, प्रकाश तुझे कितनी चोट आई है। पूजा देख, तुम्हारी लापरवाही के कारण घर में क्या हो गया। मुझे भी चोटें आई है, किसी का ध्यान मेरी तरफ तो नहीं गया। संभालो अपने बेटे को, मैं चली अपने कमरे में। प्रकाश जी, आप मेरे साथ चलिए। फिर पूनम दिन रात प्रकाश की देखरेख करती और उसका बहुत ख्याल रखती और ये देखकर प्रकाश को पूनम पसंद आ जाती है। किसी ने सच कहा है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तुम्हारी बहन रंग रूप में सुंदर है, लेकिन उसमें बहुत ही घमंड है और संस्कारी भी नहीं है। प्रकाश जी, कुछ भी हो, लेकिन वो मेरी बहन है। प्लीज उसके साथ कभी कुछ गलत मत होने देना। वो आपसे बहुत प्यार करती है। ये तो मुझे नहीं पता पूनम, लेकिन तुम्हारे स्वभाव के कारण मुझे तुमसे प्यार जरूर हो गया है। और ये सुनकर पूनम मन ही मन खुश हो जाती है। पूनम की सेवा से प्रकाश जल्दी अच्छा हो जाता है। एक दिन, मैं देख रही हूँ प्रकाश, आजकल तुम पूनम के कुछ ज्यादा ही करीब जाने लगे हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर ऐसा फिर से मैंने देखा तो मैं उसे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। कैसी लड़की हो तुम? वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं बोलती, हमेशा तुम्हारा अच्छा सोचती है। और एक तुम हो। सुनो पूजा, अगर तुम्हारा यही रवैया रहेगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या कहा तुमने प्रकाश, कि तुम उस काली कलूटी के लिए मुझे छोड़ दोगे?
हाँ हाँ पूजा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें तो बोलने की भी तमीज नहीं है। तुम छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं करती हो। तुम्हें बस घूमना फिरना पसंद है। घर संभालना तो तुम्हें आता ही नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूँ। तभी पूनम भागते हुए आती है और प्रकाश के आगे हाथ जोड़ती है। नहीं नहीं प्रकाश जी, ऐसा कभी नहीं करना। आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमेशा पूजा को खुश रखेंगे। देख रही हो पूजा, तुम्हारे कारण तुम्हारी बहन मेरे सामने घुटने के बल हाथ जोड़कर बैठ गई है, और एक तुम हो कि इसी को धक्के मारकर घर से निकाल रही थी। प्रकाश गुस्से में वहां से चला जाता है। पूजा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो पूनम, आज तुम्हारी वजह से मेरा घर टूटने से बच गया। नहीं नहीं, रो मत मेरी बहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और कभी तुम पर आँच नहीं आने दूंगी। और उसके बाद दोनों बहनें मिलजुल कर रहने लगी। गोरी काली का भेदभाव खत्म हो गया। ये है शांति का परिवार, जिसमें वो अपने दोनों बेटे बहुओं, पति और बेटी के साथ रहती थी। जैसे कि आपने देखा, शांति का परिवार एक संयुक्त परिवार है। इस तरह सभी अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक ही परिवार में रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी बड़ी बहू पल्लवी और छोटी बहू साक्षी के बीच हमेशा मतभेद रहता है। आइए देखते हैं इन देवरानी जेठानी की नोकझोंक से परिवार के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। शांति चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ रही थी। तभी पल्लवी आई और शांति से बोली, माँ जरा न्यूज़पेपर देना, मैं एक नज़र न्यूज़पेपर पर मारकर ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। अरे वाह वाह बड़ी बहू, अभी अभी तो मैंने अखबार उठाया है और इससे पहले मैं पढ़ूंगी। माँ आप छोटी छोटी बात पर इज्जत क्यों करते हैं? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो जा न यहाँ से, तेरे ऑफिस में अखबार नहीं आता है क्या? वहाँ पढ़ लेना। माँ आप तो जानती हो ना ऑफिस में कितना प्रेशर रहता है और मुझे अखबार पढ़ने की भी आदत है। मैं आज थोड़ा लेट हो गई, आप मुझे न्यूज़पेपर पर रोब जमा रही हो? हाँ जमा रही हूँ रोब, क्या कर लेगी? सास तू है या मैं? न्यूज़पेपर नहीं दूंगी तो क्या गोलियां चलवा देगी? मुझे जमीन में जिंदा गड़वा देगी? सुबह सुबह ना जाने कौन सा कलेश करना चाहती है। अभी तेरे बाबूजी आएंगे और उनका भी यही ड्रामा रहता है। लेकिन आज अगर किसी ने भी मुझसे जरा भी ऊंच नीच से बात करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पल्लवी शांति का गुस्सा देखकर चुपचाप ऑफिस जाना ही ठीक समझती है। दिन की शुरुआत तो शांति और पल्लवी की अच्छी बुरी हो गई थी। पल्लवी के जाते ही वहां शांति का पति मदन लाल आ जाता है और वो शांति के पास बैठकर कहता है, शांति जरा न्यूज़पेपर देना, देखें आज क्या खबर है। खबरदार अगर मुझसे न्यूज़पेपर मांगा तो आज न्यूज़पेपर पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आना। चलो निकलो यहाँ से, सवेरे सवेरे मुंह उठाकर बस न्यूज़पेपर चाहिए सबको। अरे शांति, सुबह सुबह तुम्हारी शांति किसने भंग कर दी? अरे मेरी शांति को किसने छेड़ा? क्या बहू ने चाय नहीं दी? आप जरा अपना मुंह बंद रखेंगे? और क्या आपकी आंखें फूट गई है जो आपको ये चाय का कप नहीं दिख रहा? अरे शांति, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे चश्मे के बिना तुम भी नजर नहीं आती, तो ये चाय का कप कहाँ से दिखाई देगा? लेकिन बिना चश्मे की आपको बगल वाली सुनीता ने आज कौन सी कलर की बिंदी लगाई है, इसका पता लगा लेते हैं ना आप। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे मेरी प्यारी शांति, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखता। जब से तुम मुझे ब्याह कर मिली हो उसके बाद से मेरे लिए तुम ही जया प्रदा हो और रेखा भी तुम ही हो। मुझे उस सुनीता की बिंदी से क्या लेना देना? हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि तुम्हारी नजर कहाँ कहाँ डोलती है, कभी पड़ोसन सुनीता पर तो कभी सब्जी वाली झुनझुन पर। माना कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन जब मैं अपने बालों को कलर कर लेती हूँ ना तो जया प्रदा और रेखा भी मेरे सामने कुछ नहीं है। शांति इतना कह ही रही होती है कि उसकी छोटी बहू और बेटा वहां आ जाते हैं और शांति की बात पर हंसते हुए साक्षी कहती है, अरे सासू माँ, आपको तो बालों को रंगने की जरूरत ही नहीं, आप नेचुरल ब्यूटी हो, नेचुरल ब्यूटी। पूरे मोहल्ले में आपसे ज्यादा सुंदर आपकी उम्र की कोई महिला टक्कर में नहीं है। अरे माँ, आप भी सुबह सुबह कहाँ फंस गई? आपको तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए था। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने उस जमाने में ऑडिशन दिया होता तो आज हमारी माँ हीरोइन होती। अरे बस करो बच्चों, कितना झूठ बोलोगे? अभी तो न्यूज़पेपर देने से ही मना कर रही थी। तुम्हारे चढ़ाने पर कहीं सच में ऑडिशन देने ना चली जाए। आप मुझसे जलते हो, मेरे बच्चे मेरी तारीफ कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। क्या कहा? जलकर मैं काला हो गया हूँ?
अरे आप लोग ये सब छोड़िए, मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। अभी गरम गरम उनका स्वाद बहुत अच्छा होगा। आप सभी एक साथ नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो जाने के बाद उनका स्वाद फीका हो जाएगा। अरे वाह, आलू के पराठे! तूने पहले क्यों नहीं बताया बहू? मेरा इतना समय खराब कर दिया। वहाँ मेरे पराठे ठंडे हो रहे हैं और मैं इन लोगों की फालतू बकैती में लगी हुई हूँ। शांति इतना कहकर नाश्ते की टेबल की ओर चली जाती है। सभी उसके पीछे पीछे नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं, जिसके बाद साक्षी उन सभी के लिए आलू के पराठे हरी चटनी के साथ परोसती है, जिसे खाकर शांति बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो मेरी आत्मा तृप्त कर दी। सुबह सुबह आलू के पराठे और चाय, बस मेरे दिन की शुरुआत तो इसी से सुनहरी हो जाती है। एक तू ही है कि मुझे आलू के पराठे बनाकर खिला रही है, और एक वो है जो सुबह सुबह मुझे अखबार मांगने आ गई और मुझसे बहस करने लगी। उसके माँ बाप ने तो उसको सिखाया ही नहीं कि ससुराल में किस तरह रहा जाता है। कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है कि जेठानी जी का रोज का रूटीन है। वो रोजाना लेट उठती है और जल्दबाजी में तैयार होकर बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल जाती है। ये तो शुक्र है कि मैं उन्हें लंच बनाकर दे देती हूँ। साक्षी बेटा, आखिर पल्लवी को पसंद करने कौन गया था? पता है ना तुम्हें? क्या मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? पल्लवी को पसंद करने मैं गई थी। आपको बड़ी तकलीफ है। मैं इस घर में एक जॉब वाली बहू चाहती थी, तो मैंने पल्लवी को पसंद किया। लो देख लो तुम्हारी पसंद। मैं तो साक्षी को पसंद करके इस घर में लाया, अब वही तुम्हें बढ़िया बढ़िया आलू के पराठे बनाकर खिला रही है। तो क्या हुआ? अब घर की एक बहू तो स्वादिष्ट खाना बनाने वाली होनी ही चाहिए ना। और भला शांति के घर में ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी बहू अच्छा खाना ना बना पाए? जब मैं बहू थी तब मैं भी बेहतरीन खाना बनाया करती थी, और आज भी बना सकती हूँ। समझे आप? आपने तो मेरे हाथों का खाना खा खा कर अपनी तोड़ निकाल ली थी। वो तो बड़ी मुश्किल से आपको एक्सरसाइज की आदत लगे तब जाकर कहीं आप फिट हो पाए हैं। बड़े आए। माँ, आप और पराठे लीजिए ना। बाबूजी तो बस आपको यूं ही छेड़ते रहते हैं। आपको चिढ़ाना उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते जिसमें आपके मन को जला सके। बहू, अभी तो इस घर में शांति की सिर्फ शांति ही अच्छी है। जिस दिन ये शांति बम बन के फटने लगेगी, उस दिन सभी के होश ठिकाने आ जाएंगे। माँ, लेकिन फिर भी साक्षी सुबह से शाम तक सभी का ख्याल रखती है और इस घर का सारा काम करती है। आपको नहीं लगता कि आप दोनों बहुओं में भेदभाव करती हैं? भाभी का क्या है, सुबह लेट उठकर सिर्फ ऑफिस जाना है और घर आने के बाद खा पी कर सो जाना है। हाँ बेटा, मैं तेरी बात समझ रही हूँ। मैं भी पल्लवी से बहुत परेशान हो गई हूँ। जब शुरू शुरू में आई थी तो घर के साथ साथ ऑफिस दोनों अच्छे से मैनेज कर रही थी, लेकिन छोटी बहू इस घर में आई तब से इसके भाव बढ़ गए हैं। इसके भाव तो मैं कम करूंगी, आने दे शाम को। अरे रहने दीजिए माँ, नहीं तो ये होगा कि मैंने ही आपको उनके खिलाफ भड़काया है। मुझे घर के काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे कैसे आपत्ति नहीं है? मुझे बहुत आपत्ति है। वो महारानी 2 वक्त का खाना खाकर खुद को 30 मार खा समझ रही है। उसे तो मैं बताती हूँ। सभी खाना खाकर टेबल से उठ जाते हैं और साक्षी दिन भर सभी की सेवा पानी करने में व्यस्त रहती है। शाम होने पर साक्षी शांति के पास आई और बोली, सासू माँ, आज रात के खाने में क्या बनाऊं? आज रात का खाना तू नहीं बनाएगी, कुछ ही देर में पल्लवी आती होगी। आज रात का खाना वो बनाएगी। लेकिन सासू माँ। शांति साक्षी की एक नहीं सुनती और कुछ देर में पल्लवी ऑफिस से घर आ जाती है। वो किसी से कुछ बोले बिना अपने कमरे में जा रही थी। तभी शांति ने उसे आवाज दी, अरे ओ पल्लवी, टुक टुक करती कहाँ जा रही है? इधर आ। शांति के बुलाने पर पल्लवी उसके पास जाकर बोली, हाँ सासू माँ, क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ मुझे नहीं, तकलीफ तुझे होने वाली है। आज शाम का खाना तू बनाएगी। छोटी बहू के पेट में दर्द है, इसलिए वो आज शाम का खाना नहीं बनाएगी। क्या? मैं क्यों खाना बनाऊंगी? मैं पूरा दिन काम कर कर घर आई हूँ और अब आप सभी को खाना भी मैं ही बनाकर खिलाऊं? मुझे वो सब नहीं पता। आज रात का खाना तू बनाएगी तो बस तू ही बनाएगी। पल्लवी इतना सुनकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और उधर साक्षी और शांति आराम से बैठकर खाने का इंतजार करने लगते हैं। 3 घंटे बीत जाते हैं। किचन में किसी प्रकार की कोई खटपट की आवाज नहीं थी।
थोड़ी देर बाद पल्लवी ने सभी को आवाज देके भोजन की टेबल पर बुलाया। उसके बुलाने पर घर के सभी लोग वहां आ जाते हैं और टेबल पर पिज्जा के बड़े बड़े डब्बे देखकर शांति बोलती है, पल्लवी, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे खाना बनाने के लिए कहा था ना कि खाना बाहर से ऑर्डर करने के लिए। सासू माँ, मैं बहुत थकी हुई थी तो आज पिज्जा खाकर काम चला लो। कल से साक्षी ठीक हो जाएगी तो घर का खाना खा लेना। तुझे शर्म है कि नहीं? मेरी बातों को इस घर में किसी ने भी कभी नहीं नकारा। मेरी बात पत्थर की लकीर के बराबर होती है। मैं भी देखती हूँ कि ऐसे कैसे तू खाना नहीं बनाएगी। शांति और पल्लवी के बीच बहुत तू मैं हो जाती है। थोड़ी देर बाद माहौल शांत होने के बाद सभी पिज्जा खाने के लिए अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं और पिज्जा खाते हैं। शांति बहुत जिद्दी थी और अपनी जिद को मनवाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। आज तो मैं ये पिज्जा बर्दाश्त कर ले रही हूँ, लेकिन कल से तू ही शाम का खाना बनाएगी और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी। शांति की बात सुनकर घर के सभी लोग अचंभे रह जाते हैं। पल्लवी शांति की बात सुनकर ये समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। क्या पल्लवी शांति का कहा मानकर खाना बनाना शुरू कर देगी या शांति सच में उसे घर से बाहर निकाल देगी? कहीं ये दोनों सास बहू की जिद में महासंग्राम ना हो जाए। तो आगे की कहानी जानेंगे हम दूसरे एपिसोड में। हमारे साथ बने रहिए।